ईरान अमेरिका वॉर में अमेरिका हारने वाला है। United States will lose this war. रीजन आपके सामने है। ईरान अब अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है। मुश्तबा खमेनी अब ईरान के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। ईरान के नए लीडर को चुनते ही लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए रास्तों पर उतर आए। ईरान इज शोइंग नो साइंस ऑफ सरेंडर, यानी वॉर अमेरिका के टर्म्स पर खत्म नहीं होने वाली। منتظر مشتری $200 باشه. अमेरिका के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, दुनिया की बिगेस्ट नेवी है। वो ईरान को पूरी तरह बॉम्ब कर सकता है, फिर भी अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव में सफल नहीं हो पाएगा। अगर आपको एक ओपन माइंड के साथ समझना है कि ईरान सर्वाइव क्यों करेगा, तो तीन मेन रीजंस है। पहला है ईरान का फायर पावर, दूसरा है ईरान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और तीसरा है ईरान का रेजिलियंस। चलिए न्यूज के आगे जाकर इन तीन रीजंस को समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको सिर्फ अपडेट्स नहीं लेसन्स भी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में वी वांट लेसन्स लिख दीजिए। देखते हैं कितने लोगों को न्यूज के आगे जाकर कुछ समझने में इंटरेस्ट है। पिछले कुछ हफ्तों में जो भी घटनाएं हुई हैं उससे कुछ चीजें साफ होती है कि दुनिया बहुत अनसर्टन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम कंट्री लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर भी अपने आप को सेफगार्ड करें। हमारे इस वीडियो के पार्टनर्स एको भी यही मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता है। आपको भी हर फील्ड में अपने और अपने परिवार के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने चाहिए। भारत में हमेशा इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। आप भी कोई इंश्योरेंस वाले अंकल या आंटी को जानते होंगे जो साल में एक बार आकर पॉलिसी बेच कर जाते होंगे। लेकिन क्या ये पॉलिसीज आपके लिए सही है? इतना हाई प्रीमियम देने के बाद आपको एक्चुअली कितना बेनिफिट होता है? एको चाहता है कि आप यही सवाल करें। लाइफ इंश्योरेंस एक सीट बेल्ट की तरह होता है जो आपके बाद आपके परिवार के फाइनेंसेस सुरक्षित करे। लेकिन हम एक मिस्टेक कर देते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स मिक्स कर देते हैं, जो सिर्फ कंफ्यूजन लाइफ इंश्योरेंस एक सेविंग या इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं होता। इसीलिए एको सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस सजेस्ट करता है, जो प्योर लाइफ इंश्योरेंस है, जहां कम प्रीमियम में आपको ज्यादा कवरेज मिलता है। टर्म इंश्योरेंस आपके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करता है और जो प्रीमियम आप बचाते हो उससे आप अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि इंश्योरेंस अपना काम करे और इन्वेस्टमेंट अपना। आप एको के वेबसाइट पर जाकर अपने डिटेल्स डालकर प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रोसेस सीमलेस है और वहां आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में सीख भी सकते हो। तो जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने आप को आज ही सिक्योर कीजिए। ईरान सर्वाइव क्यों करने वाला है? पहला रीजन है ईरान की फायर पावर। ईरान ने यूएस ओन्ड टैंकर पर अटैक किया। इस अटैक में एक इंडियन की भी जान गई। इराक के वाटर्स में भी अब ईरान ने यूएस ओन्ड एसेट्स पर अटैक करना स्टार्ट किया। ये वीडियो देखिए। अब वॉर 12th डे तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी ईरान अपने ड्रोन्स की मदद से ओमान के सलाला पोर्ट पर अटैक कर रहा है। और इसी के साथ ईरान ने यूएस को ये कह दिया है कि आप आर्टिफिशियली ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑयल प्राइसेस $200 पर बैरल जाने ही वाले। दिस इज बैड न्यूज फॉर द होल वर्ल्ड। अब वॉर अपने अगले चरण पर पहुंच चुकी है, जहां अटैक सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हो रहे हैं। बैक टू बैक अमेरिका ऐसे वीडियोस रिलीज कर रहा है कि वो ईरान के एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वन बाय वन आप देख सकते हैं कि कैसे ईरान की कैपेबिलिटीज कम हो रही है। लेकिन ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा? चलिए ईरान की कुछ मिलिट्री कैपेबिलिटी की ओर नजर डालते हैं। बीबीसी के इस आर्टिकल में हमें एक कंपैरिजन देखने मिलता है कि इन ड्रोन्स की एक्चुअल साइज क्या होती है। जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हम वीडियोस वगैरह लेने के लिए करते हैं वो हमारे हाथ में बैठ जाते हैं, लेकिन ईरान का शायद 136 ड्रोन इतना बड़ा होता है। इसके नोज एरिया में 50 किलो का एक्सप्लोसिव होता है जो एक मिसाइल के 1/10 होता है, लेकिन फिर भी बहुत डैमेज कर सकता है। ड्रोन के अंदर एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होता है और पीछे एक प्रोपेलर इंजन जो बहुत आवाज करता है, कुछ इस तरह से। ईरान के अंडरग्राउंड बंकर्स में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स। ये ड्रोन्स चीप होते हैं, ये ड्रोन्स इफेक्टिव होते हैं और इतना कि अमेरिका खुद आज उन्हें कॉपी करता है। यस, ये आर्टिकल देखिए। अमेरिका के लूकस ड्रोन शाहिद ड्रोन से कॉपी किए हुए ड्रोन्स हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इमिटेशन इज फ्लैटरी। जब भी कोई आपकी कॉपी करता है तो फिर वो आपकी प्रशंसा करता है, इसीलिए कॉपी करता है। अमेरिका एक मिलिट्री सुपर पावर होने के बावजूद अगर ईरान के ड्रोन्स को कॉपी कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि ईरान के ड्रोन्स कितने इफेक्टिव होंगे। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को एक इंटरेस्टिंग तरीके में समझने में इंटरेस्ट है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि ईरान ड्रोन वॉरफेयर में एक्सपर्ट। ईरान के ड्रोन्स के अगेंस्ट इजराइल और अमेरिका का एक वेपन है इंटरसेप्टर मिसाइल्स, जो मिडिल ईस्ट में तैनात है। लेकिन इन मिसाइल्स को पता कैसे चलेगा कि ड्रोन कहां से आ रहा है? इसके लिए लगते हैं रेडार्स। ईरान बार-बार मिडिल ईस्ट में इन रेडार्स को टारगेट कर रहा है। ये रेडार सिस्टम अमेरिका के आईज और ईयर्स हैं, जिनके बगैर ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन उनके टारगेट्स को हिट कर ही देंगे। यानी पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो रेडार्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और एक बार रेडार्स गए फिर ये सारे ड्रोन्स अपने टारगेट को हिट करेंगे। ये देखिए, जॉर्डन का रेडार डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये यूएई का रेडार सिस्टम डैमेज हुआ है। इस ड्रोन वॉरफेयर के लिए ईरान पिछले 50 सालों से प्रिपेयर कर रहा है। ट्रंप ने सोचा होगा कि वो पहले ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देगा और फिर लोग सड़कों पर उतर आएंगे। वेनेजुएला में जैसे मदुरो की सरकार गिरी थी वैसे ही ईरान में भी हो जाएगा। लेकिन ईरान के लोग तो नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी को सपोर्ट करने में आगे आ रहे हैं। ऐसा क्यों? सेकंड रीजन की ओर बढ़ते हैं और वो है ईरान की इकोनॉमी। ईरान पर आज मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान पर पिछले 45 सालों से इकोनॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, यानी सैंक्शंस, जिनसे ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है। इकोनॉमिक सैंक्शंस एक प्रेशर बनाने का टैक्टिक होता है, जिनसे ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश वेस्ट ने तब से की है जब से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। क्योंकि सैंक्शंस का ऑब्जेक्टिव यही होता है, अपनी पॉलिसी बदलो वरना इकोनॉमिक कॉस्ट भुगतो। हमारी बात मानो वरना तुम्हारी इकोनॉमी तो गई बॉस। हम तुम्हें इतना निचोड़ेंगे, ब्लैकमेल करेंगे कि तुम घुटने टेक दोगे। अमेरिका ईरान पर इतना गुस्सा क्यों? चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 1979 से पहले ईरान के वीडियोस तो आपने देखे होंगे। पहले ईरान कुछ इस तरह का दिखता था, क्योंकि ईरान वेस्टर्न आइडियोलॉजी से चल रहा था। और बात सिर्फ आइडियोलॉजी की नहीं है, ईरान वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल को भी फॉलो कर रहा था। ईरान ग्लोबल ऑयल की 10% डिमांड फुलफिल कर रहा था और इसीलिए ईरान के शहर डेवलप हो रहे थे। शाह ने अमेरिका की मदद से ईरान में व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। व्हाइट इसलिए क्योंकि ये रेवोल्यूशन बिना किसी का खून बहाए हुआ था। इस रेवोल्यूशन के दौरान ऑयल वेल से अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़े हुए। अमेरिकन कंपनीज ईरान में एक्सपांड करने लगे। ईरान अमेरिका के लिए एक नया मार्केट बन गया। टाइम मैगजीन लिटरली व्हाइट रेवोल्यूशन को ऐसे डिस्क्राइब करता है, अ ग्रैंड डिजाइन दैट इज इंटेंडेड टू रेस्ट ईरान फ्रॉम द मिडिल एजेस इनटू मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। लेकिन 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो अमेरिका ईरान से ऑयल खरीदना चाहता ही नहीं था और ना ही ईरान अमेरिका से कोई भी डील करना चाहता था। 1979
1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन की कहानी हमने ईरान की स्टोरी वाले वीडियो में एक्सप्लेन की, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिसर्च करते समय एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली और वो है अमेरिकन हॉस्टेज क्राइसिस। लिसन टू दिस। कभी सोचा है कि अमेरिका ईरान को ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म क्यों कहता है? इस बात की शुरुआत कहां से हुई? देन दिस माइट बी द आंसर। तो हुआ ये कि 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ईरान और यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, और वो भी परमानेंटली। हुआ ये कि ईरानियन स्टूडेंट्स ने ईरान में जो अमेरिकन एम्बेसी थी वहां पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को अपना हॉस्टेज बना लिया। अब गेस कीजिए कि ये जो पूरा क्राइसिस था वो कितने समय के लिए चला होगा? कुछ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने? नहीं, पूरे 444 डेज, यानी 1 साल से भी ज्यादा समय के लिए ये सारे अमेरिकन डिप्लोमेट्स ईरान के हॉस्टेज थे। अब इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि एम्बेसी जिस देश की है वो उसकी सॉवरेन प्रॉपर्टी है। यानी मान लिया कि ये जो एम्बेसी थी वो ईरान में थी, लेकिन वो अमेरिकन एम्बेसी थी, यानी वो अमेरिकन सॉवरेन प्रॉपर्टी थी। लॉ की बात करें तो फिर ये जो हॉस्टेज सिचुएशन हो रही थी ये अमेरिकन लैंड पर हो रही थी। यूएसए के पर्सपेक्टिव से ये हॉस्टेज ईरान में नहीं अमेरिकन सॉइल पर थे। यानी अमेरिकन पर्सपेक्टिव से 1979 में ईरान ने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को अमेरिका में टारगेट किया था। तो इसके बदले में अमेरिका ने रिस्पांस कैसे दिया? अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ईरान के $12 बिलियन के एसेट्स जो तब अमेरिका में थे वो जब्त कर लिए। इसमें ईरान का 1.6 मिलियन आउंस का गोल्ड भी शामिल था। कन्वर्ट करने पर पता चला दैट इज 45,000 किलोज ऑफ गोल्ड। ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में था जो अमेरिका ने जब्त कर लिया। यानी ईरान के पास अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे और अमेरिका के पास ईरान का बहुत सारा पैसा। और जब ये हॉस्टेज क्राइसिस 1981 में एंड हुआ तो फिर ये लोग तो अमेरिका वापस चले गए, लेकिन सारा का सारा पैसा ईरान को वापस नहीं मिला, वो गया लंदन में। बाद में इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका ने यूएस ईरान का डिस्प्यूट सेटल करने के लिए किया। अमेरिकन सारी कंपनीज एक साथ आई और एक साथ आकर उन्होंने ईरान पर 300 केसेस डाल दिए। किसी कंपनी ने कहा कि ईरान की वजह से ये नुकसान हुआ है, दूसरी कंपनी ने कहा वो नुकसान हुआ है। ऐसे कर करके उन्होंने बिल बहुत ही लंबा चौड़ा कर दिया। अल्टीमेटली ईरान के $12 बिलियन जो अमेरिका के पास थे उसमें से कितने पैसे ईरान को वापस मिले? सिर्फ $2.8 बिलियन। बाकी के पैसे अमेरिका ने खा लिए। अमेरिकन डिप्लोमेट्स अमेरिका को वापस मिले, लेकिन ईरान के पैसे ईरान को वापस नहीं मिले। ग्लोबली ईरान एक पराया हो गया और ईरान ने अमेरिका को ग्रेट सेटन कहना स्टार्ट कर दिया। इस स्टोरी से मुझे ये पता चलता है कि जियोपॉलिटिक्स पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, यहाँ पर बहुत शेड्स ऑफ ग्रे होता है। अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ईरान ने अमेरिकन लोगों को हॉस्टेज दिया था, अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 डेज के लिए हॉस्टेज रखा था, और ईरान के पर्सपेक्टिव से अमेरिका ने सेटलमेंट होने के बाद भी ईरान का पैसा चुराया। सही कौन गलत कौन, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताओ। क्या ये स्टोरी आपको किसी भी न्यूज़ चैनल ने सुनाई है? अगर नहीं तो एक लाइक तो बनता है बॉस। टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 1980s में यूएस ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज काट दिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसी साल सद्दाम हुसैन के अंडर इराक ने ईरान को इन्वेड किया। इराक ईरान वॉर 1980 से लेकर 1988 तक चली। इस वॉर में अमेरिका ने इराक का साथ दिया। 1984 में अमेरिका ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर घोषित कर दिया। 1995 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने अमेरिकन कंपनीज को ईरान से डील करने से मना कर दिया। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, ये इसके पीछे का रीजन बताया गया। 2002 में 9/11 अटैक्स के बाद ईरान को अमेरिका ने एक्सेस ऑफ ईविल का हिस्सा कहना स्टार्ट किया। 2013 में ओबामा ने ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA साइन किया, जिससे ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज कंट्रोल में रहे और बदले में ईरान के सैंक्शंस कम हो सके। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से बैकआउट कर दिया और ईरान पर सैंक्शंस वापस आ गए। आगे जाकर 2025 में ट्रंप ने ईरान के अलग-अलग न्यूक्लियर बेसिस पर स्ट्राइक्स की और अब 2026 में ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराया। यानी आप देख सकते हैं कि 1980 से लेकर हर दशक में अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया ही। ईरान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश पिछले 50 सालों से हो रही है। ईरान की करेंसी ने 1979 के बाद 20,000 टाइम्स अपनी वैल्यू खो दी। मतलब क्या है बताता हूं। 1979 में एक अमेरिकन डॉलर खरीदने के लिए 70 रियाल लगते थे और अब 1.4 मिलियन रियाल लगते हैं। सैंक्शंस की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरती है, चीजें एक्सपेंसिव होती है, वर्कर्स को इनफॉर्मल काम करना पड़ता है। 2020 का एक रिसर्च कहता भी है कि सैंक्शंस की वजह से 38 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अमेरिका ने पिछले 50 सालों में ईरान पर इतने इकोनॉमिक अटैक्स किए हैं कि अब ईरान अमेरिका को अपना दोस्त कभी मान ही नहीं सकता। इतना बुरा हाल होने के बाद आप सोचो कि एक देश तो नर्क बन जाएगा। अगला पॉइंट सुनिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईरान का रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी कठिनाइयों से उभरने की क्षमता। ईरान साधारण पिछले 45 सालों से सैंक्शंस के अंडर है, फिर भी उनके स्ट्रीट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। सोचने जैसी बात है। तेहरान हैज अ मेट्रो, बाकी के शहर हैव वेल कंस्ट्रक्टेड फुटपाथ्स, दे हैव पार्क्स, सब कुछ साफ है, रास्ते अच्छे हैं। क्या ये एक ऐसे देश ऐसा लगता है जिस पर 45 इयर्स से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं? नो, सैंक्शंस एक क्रूअल इकोनॉमिक पनिशमेंट है। ईरान को दुनिया से जानबूझकर अलग रखा गया है। दुनिया को कहा गया है कि आप यूएसए और ईरान के बीच में चुन लीजिए। इकोनॉमी के कारण, ट्रेड के कारण लोगों ने यूएसए ईयू से संबंध रखना ठीक समझा। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, इन स्पाइट ऑफ यूएस मीडिया शोइंग कि ईरान ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, ईरान इज एक्चुअली थ्राइविंग। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सैंक्शंस का उन पर कोई असर नहीं है, नॉट एट ऑल। आप ईरान के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो लोकल्स बताएंगे कि कैसे सैंक्शंस के कारण रोजमर्रा के खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, बहुत लोगों के बिजनेसेस बंद हुए, लोगों की नौकरी चली गई। लेकिन इसके बाद भी ईरान का देश और उनके लोग रेजिलिएंट है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने देश पर काम किया और सच में इन द ट्रू सेंस आत्मनिर्भर बने। और कुछ फील्ड्स में तो उन्होंने बहुत एक्सेल किया। जैसे साइंस के फील्ड को ले लीजिए। 1996 से 2008 के बीच ईरान का साइंटिफिक आउटपुट 18 गुना बढ़ा। वो साइंस और रिसर्च के फील्ड में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से ऑब्जर्व हो रहा है। 2007 में खामेनी ने रेजिस्टेंस इकोनॉमी का कांसेप्ट डेवलप किया कि हमारे ऊपर सैंक्शंस है और हमें सैंक्शंस के बावजूद ग्रो होना है, और उसका एक तरीका है नॉलेज इकोनॉमी। इसीलिए ईरान ने साइंस और रिसर्च पर ज्यादा जोर दिया, मेडिकल एजुकेशन पर जोर दिया, महिलाओं को शिक्षित किया गया। इनफैक्ट ईरान के 70% साइंस ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं और ये महिलाएं सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएट्स नहीं है, उनका रिसर्च दुनिया भर में यूज होता है। ईरान को मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने 99% सेल्फ सफिशिएंसी की ओर अपने एफर्ट्स लगाए हैं। ईरान की मिलिट्री माइट भी कुछ कम नहीं है। सैंक्शंस की वजह से यूएसए ने मिलिट्री वेपन्स ईरान को नहीं बेचे और बाकी के देशों को भी उन्हें बेचने से मना कर दिया। सो ओवरऑल अगर ईरान को अपनी सेफ्टी एंश्योर करनी थी तो उन्हें मिसाइल्स, ड्रोन्स, गन्स सब खुद ही मैन्युफैक्चर करने थे, एंड दे डिड। जो भी रिसर्च उन्होंने साइंस में किया उसका एक हिस्सा ईरान के डिफेंस में भी यूज हुआ। ईरान के पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे फतेह 313 जो 500 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है, और क्याम रेंज जो 700 से 800 किलोमीटर तक जाती है। इनफैक्ट ईरान के पास मीडियम रेंज मिसाइल्स भी हैं, जैसे खुरमशहर जो 2000 से 3000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ईरान के पास क्रूजर मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स भी हैं। नाउ द थिंग इज, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के वीडियोस देखें, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, तो उन्होंने कहा कि हमने ईरान को अटैक किया क्योंकि हमें ऐसे एक फीलिंग आई कि ईरान हमें अटैक करेगा। ईरान और यूएसए के बीच 11,681 किलोमीटर की दूरी है। सो जो यूएस प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ईरान हमारे देश पर अटैक करेगा, दैट इज प्योर बुलशिट, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई मिसाइल है ही नहीं जो 11,000 किलोमीटर दूर तक जाए। बट व्हाट ईरान डज हैव आर जेट इंजन। ईरान ने यूएस के जनरल इलेक्ट्रिक इंजन
इंजन को रिवर्स इंजीनियर करके अपने खुद के लोकल जेट इंजन बनाए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। ये सारे कैपेबिलिटीज इन हाउस होना, अपने देश में होना कितनी बड़ी बात है। अब आते हैं स्पोर्ट्स पर। ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस के बाद भी ईरान कई स्पोर्ट्स में भारत से मीलों आगे है। ईरान हैज वन 88 ओलंपिक मेडल्स टिल नाउ एंड इंडिया हैज वन 41। ईरान फीफा मेंस रैंकिंग में 20th है और भारत की रैंक 141 है। दिस कंपैरिजन इज जस्ट टू शो कि हमारे पास इतने सारे फैसिलिटीज हैं, इतने पैसे भी हैं, बस वो पैसे करप्शन में चले जाते हैं। वेराज ईरान के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर भी वो इतना कमाल कर देते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट कि ईरान सैंक्शंस के साथ इतना कुछ कर सकता है, तो बिना सैंक्शंस के न जाने कितना कुछ कर पाएगा। ईरान ने ऑलमोस्ट 5 दशक इकोनॉमिक पेन सहा है, तो उन्होंने सीखा है कि दुनिया का कोई भी देश उनका दोस्त नहीं है। संकट के समय उन्हें खुद की मदद करनी होगी, उन्हें कोई और बचाने नहीं आएगा। और इसी एटीट्यूड को लेकर उन्होंने अपने देश को स्ट्रक्चर किया। नाउ दिस इज नॉट अ कमेंट ऑन ईरान इस्लामिक रिपब्लिक, उनके स्ट्रिक्ट रूल्स या उनका रिलीजन, बिकॉज़ फ्रैंकली आई डोंट हैव इनफ कंटेक्स्ट। बट फ्रॉम माय प्लेस व्हाट आई कैन सी इज एक देश जिसने बार-बार एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब किया है, वॉर्स के थ्रू, सैंक्शंस के थ्रू, और वो फिर भी आज खड़ा है। इससे भारत को सीखने की जरूरत है कि एक देश जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो कितने सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स में हमसे इतना आगे है, तो फिर हम क्यों नहीं? What's our excuse? ये है प्रोफेसर जियान, जिन्होंने 2024 में 3 प्रेडिक्शंस किए थे, जिनमें से 2 ऑलरेडी सच हुए हैं। उन्होंने कहा था नंबर 1 ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा, नंबर 2 अमेरिका ईरान के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करेगा, और उनका तीसरा प्रेडिक्शन सबसे इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका ये वॉर हार जाएगा। लेकिन व्हाई डू वी से दैट? क्योंकि अमेरिका को टैक्टिकल सक्सेस मिल सकती है, मीनिंग अमेरिका जो भी टारगेट्स डिसाइड करता है वो उन्हें सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय तो कर सकता है, लेकिन अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है ईरान का सर्वनाश, वो सक्सेसफुल होने से पहले ईरान मिडिल ईस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ट्रंप सही है और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो ईरान उन्हें यूज करेगा, और अगर ट्रंप सही नहीं है और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे अमेरिका इजराइल का साथ देकर सुन्नी मुस्लिम्स के एक एंटायर पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इमेजिन इन दोनों सिनेरियोस का इंपैक्ट दुनिया भर में क्या होगा। अमेरिका के लिए एक टैक्टिकल विक्ट्री पॉसिबल है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री पाना अमेरिका के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो अमेरिका क्या करेगा? टाको अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स मॉडिफाई करेगा, गोल पोस्ट शिफ्ट कर देगा, असल में पीछे हट जाएगा, लेकिन हार कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक वीडियो देखिए, यहाँ साइड में ही मिसाइल स्ट्राइक हुई है, लेकिन लोग फिर भी एकजुट हैं और डरे हुए नहीं है, और ना ही ईरान की लीडरशिप को इस बात के लिए ब्लेम कर रहे हैं। उनके लिए असली विलन अमेरिका है। आपने कुछ समय से ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे। पूरी दुनिया में लोग खमीनी के डेथ का शो क्यों मना रहे हैं? असल में अमेरिका ने एक मार्टर बना दिया जो दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ ला सकता है। पूरी दुनिया में अगर देखे तो कई शिया मुस्लिम शोक मना रहे हैं। ये वीडियो ईरान का नहीं, ये इराक है, जहां लोग कह रहे हैं कि ये अटैक नहीं, ये एक कैटास्ट्रोफी है। ये है ईरान का शजर तैयबा एलिमेंट्री स्कूल, जिस पर अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से अटैक किया गया। अमेरिका कहता जरूर है कि स्कूल के बगल में ही एक मिलिट्री फैसिलिटी है, तो फिर टारगेट को मिलिट्री फैसिलिटी था और मिसाइल का निशाना चूक गया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसे सिचुएशन में इतनी बड़ी एरर अमेरिका अफोर्ड कर सकता है? इस स्ट्राइक में 150 बच्चे मारे गए। परसेप्शन की बात करें तो अमेरिका ऑलरेडी हार रहा है। अगर आप मुझे पूछे तो जिस पॉइंट दोनों साइड्स ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना स्टार्ट किया, मेरे मन में एक बात क्लियर हो गई कि इस वॉर में देयर इज नो गुड साइड। ईरान को सपोर्ट करो या अमेरिका को, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे गुस्सा हिपोक्रेसी पर आता। जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो बाय डिफॉल्ट रशिया विलन बना, तो उसी लॉजिक से अमेरिका आज विलन क्यों नहीं है? ये सवाल पूरी दुनिया को पूछने की जरूरत है। जैसे रशिया को पूरी दुनिया ने बॉयकॉट किया था, वैसे आज अमेरिका को पूरी दुनिया बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को अमेरिका कंट्रोल करता है। आज दुनिया में एक ही सुपर पावर है और वो है अमेरिका, और पूरी दुनिया अमेरिका के इशारों पर नाचती। इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई भी बन जाए, वो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाता रहेगा, और जो भी अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने की जरूरत करेगा उस पर सैंक्शंस डालेगा, उसे टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर कर देगा, उसे किसी ना किसी तरह पनिश करने की कोशिश करेगा। भारत को इस बात को समझने की जरूरत है। Listen to this. Hard times create strong men create good times. Good times create weak men and weak men create hard times. अगर आप आपके पेरेंट्स की जनरेशन तक देखोगे तो सबने बहुत सारी कठिनाइयां झेली हैं। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स ने भी फोन कनेक्शन, गैस कनेक्शन के लिए सालों के लिए क्यूज में वेट किया होगा। दूध के लिए हर रोज लाइन लगती थी, राशन पर लोग डिपेंडेंट थे, तो उन्होंने बहुत सारी मेहनत की टू क्रिएट गुड टाइम्स। भारत ने 1990s के बाद सिर्फ प्रॉस्पेरिटी देखी है, सिर्फ गुड टाइम्स देखे हैं। सो आज की जो जनरेशन है, आज जो हमारी जनता है, वो सॉफ्ट हो गई है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स कोई और सॉल्व करेगा, मैं क्यों करूं? वी ऑलवेज थिंक समबडी एल्स विल फिक्स इंडिया। एंड ये जो सारा सॉफ्ट एटीट्यूड है कि हम कभी भी बुरी चीजों के लिए प्लान नहीं करते, अलग इवेंचुअलिटीज को प्रेडिक्ट नहीं करते, एंड थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंस हम सहन नहीं कर पाते, ये जो सारा सॉफ्ट एटीट्यूड है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट हार्ड टाइम्स। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड वी वांट टू थैंक द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो, एप्को। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना बंद कीजिए। अपने और अपने फैमिली के लिए आज ही टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि आपकी फैमिली के फ्यूचर को कोई भी धक्का न लगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्स बातें एक आसान भाषा में समझाने से मुझे फर्क पड़ता है।